साहित्याचार्य प्रथमवर्षस्य नवीन शैक्षणिक सत्रे सर्वेषामपि विद्यार्थिनां स्वागतं स्निग्धाशिषश्च। अत्र ऑनलाइन कक्षा माध्यमेन समयसारिणी पाठ्यक्रमस्य ये अंशाः पाठयितव्याः ते सर्वेपि उपस्थापिताः सन्ति। तत्र सामान्य औपचारिकं यदपि भूमिकादिनिबन्धनं वर्तते तद् मध्ये मध्ये आगमिष्यति, केवलं पठनं न कर्तव्यम् इति विचिन्त्य आचार्य प्रथमवर्षस्य चतुर्थपत्रं नैषधीयचरितमिति तस्य प्रथमसर्गः निर्धारितः। तदनुगुणमेव अद्य मङ्गलश्लोकप्रारम्भः भवति। प्रत्युत प्रथमं द्वितीयं च पद्यम्। इतः पूर्वं चित्रमाध्यमेन सामग्रीरूपेण पाठ्यांशः यावान् वर्तते स पाठ्यांशः अत्र प्रस्तुतः। तदनुगुणमेव एतद् सम्प्रति प्रारभ्यते। श्रीहर्षः महाकवि नैषधीयचरितमिति निषधदेशस्य राजा निषधराजः स राजा नैषधः तदीयं चरितं नैषधीयचरितं। प्रमुखरूपेण राजानलः विदर्भ राजकुमारी दमयन्ती च इति उभयोः प्रणयकथा निबद्धा महाकाव्येऽस्मिन्। तत्रापि सारसंक्षिप्तरूपेण प्रथमसर्गे महाराजस्य नलस्य शौर्यादि प्रतापादि वर्णनमत्र वर्तते। सर्गानुरूपमपि यदपि कथानकं कथावस्तु प्राप्स्यते सर्वमपि। इदानीं तत्प्रारम्भः विधीयते। निभालयन्तु। विद्यार्थिनः प्रकामम् अस्मिन् समये अत्र सन्ति न दृश्यन्ते वा, परन्तु पश्चात् यदा ते पश्यन्ति एतत् छव्यङ्कनं वीडियो क्लिप् सर्वदा अत्रैव स्थास्यति। पाठ्यांशः कः वर्तते इत्यपि तत्र वर्तते। अतः किमपि काठिन्यं कष्टं तु नास्ति। उपलब्धता दृष्ट्या सर्वमपि एतदुपस्थाप्यते। अस्माकं पाठ्यसरणि पाठ्यव्यवस्था तथा भविष्यति। प्राधान्यं प्रामुख्यं च संस्कृतमाध्यमेनैव, परन्तु अर्थावबोधदृष्ट्या मध्ये हिंदी भाषा प्रयोगः करिष्यते। यदा च अर्थावबोधः तदनन्तरं संस्कृतस्यैव प्रवाहात्मकता द्रक्ष्यते। तत्र पश्यामः राज्ञो नलस्य महिमादिविषये मङ्गलश्लोकः प्रारभ्यते। निपीयस्य क्षितिरक्षिणः कथा तथा द्रियन्ते न बुधः सुधामपि नलः सितच्छत्रितकीर्तिमण्डलः सराशिरासीन् महसां महोज्ज्वलः यस्य क्षितिरक्षिणः कथाः निपीय। अत्र वस्तुतः कर्तृपदमादाय क्रियापदं च आदाय किसी भी पद्य श्लोक का प्रमुख भाग होता है उसका अन्वय, और अन्वय का निबंधन करने के लिए कर्ता और कर्म को, कर्ता और क्रिया को हम सबसे पहले उसमें से छांट लेते हैं। श्लोक में आप देखें, स राशि आसीत। हमारा जो आगे पढ़ने का क्रम होगा, प्रारंभ संस्कृत में, श्लोक का उच्चारण अभी लिखित रूप में सामग्री भी विद्यार्थियों के लिए इसमें
हमारे इस ऑनलाइन क्लास में डाल दी जाएगी। उच्चारण। दूसरे नंबर पर पदच्छेद। पदच्छेद मतलब संधि इत्यादि को तोड़कर केवल दर्शाना कि अलग अलग पद किस प्रकार से प्रस्तुत होंगे। फिर बिखरे हुए पदों को जब हम एक पूरे पंक्ति में बांधेंगे तो ये अन्वय बन जाएगा। अन्वय के हिसाब से हम उसको हिंदी में पहले अवतरित करेंगे और फिर उसके बाद व्याख्या पक्ष शुरू होगा, फिर उसका काव्य सौंदर्य इत्यादि अलंकार छंद की चर्चा उसमें चलती रहेगी। नीचे दिए गए चित्र आपके सामने हैं। चित्र मतलब इसमें जो सर्ग का पेज, उसकी फोटो खींचकर विद्यार्थियों के सामने रखी गई। निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथाः, ये कहीं कहीं कथाम एक वचन में भी मिलता है। ये कथाः द्वितीया बहुवचन है। कथाः तथा आद्रियन्ते न बुधाः सुधाम अपि नलः सितच्छत्रित कीर्तिमंडलः। शब्दों को हम तोड़ सकते हैं, किंतु ये एक पद होने के कारण, एक पद मतलब समास होने के कारण इकट्ठा ही, एकत्र ही हम इसको उच्चारण करेंगे। स राशि ही आसीत, ये त का न बन जाता है संधि के नियम से। स राशि ही आसीत महसाम महा उज्ज्वलः महोज्ज्वलः। इनमें से पदों को आप छटाई करें। नलः स नलः, वह राजा नल। महसाम राशि ही, महसाम राशि ही आसीत। अब इसको शब्द और अर्थ की दृष्टि से देखें। यस्य क्षितिरक्षिणः, क्षितिरक्षी, क्षितिरक्षी राजा। यस्य क्षितिरक्षिणः, जिस राजा की कथाः, कथाओं को या कथा को, उसके चरित्र को, निपीय, निपीय का अर्थात पीकर, यहाँ पीने का मतलब है पूरे ध्यान से, पूरी रुचि से सुनकर, जिस राजा की कथाओं को सुन सुनकर, पीकर, उसको बड़ी रुचि से सुनकर, बुधाहा विद्वान अथवा देवता के लिए भी बुध शब्द प्रयोग होता है। यहाँ हम विद्वत, जो सहृदय विद्वान गण हैं। सुधाम अपि तथा न आद्रियन्ते, जो सुधा, सुधा बोलते हैं अमृत को, अमृतम अपि तथा तेन प्रकारेण, तद्वत न आद्रियन्ते, जो आदर नहीं करते हैं। अर्थात राजा नल की कथा सुनने के बाद बड़े बड़े विद्वान अमृत को भी उतना अधिमान नहीं देते हैं, अमृत का भी तिरस्कार कर देते हैं। और अभिप्राय देखिए इसमें से निकल रहा है कि अमृत से भी बढ़कर उस राजा नल का चरित्र है, उसके चरित्र की कथा है। उसके चरित्र की इस कथा को सुनकर अमृत का भी आदर नहीं करते हैं विद्वान। यहाँ अमृत का आदर न करने का मतलब कवियों के कहने का ढंग है, उनको अलंकारिक ढंग से कहना, जिसकी चर्चा हम सबसे बाद में थोड़ा सा करेंगे। पहली पंक्ति को पूरा आप समझ जाएं। यस्य क्षितिरक्षिणः, जिस राजा की कथाः निपीय, कथाओं को या कथा का पान करके, उसका रसपान करके, उसको बड़े चाव से, उसको बड़े रुचि से, प्रीतिपूर्वक सुनकर विद्वान, विद्वद्गण, समझदार लोग, बड़े आचार्य अथवा जो देवतुल्य लोग हैं, सुधाम अपि न तथा द्रियन्ते, अमृत का भी उस प्रकार से आदर नहीं करते हैं। अर्थात राजा नल की कथा उस अमृत से भी बढ़कर उनको आस्वाददायक लगती है, रुचि जनक लगती है। ऐसा वह राजा, अब आप पद पर आए उसमें, स नलः, वह नल, वह राजा नल, महसाम राशि ही आसीत। महसाम, महस बोलते हैं तेज को, जैसे तेजस शब्द चलता है, तेजः तेजसी तेजांसी, वैसे महस शब्द है षष्ठी बहुवचन में। महसाम राशि, तेज
की राशि अर्थात तेजो राशि अर्थात तेजस्वी अर्थात महस्वी अर्थात ओजस्वी, बड़े तेज से युक्त वह राजा, महान उज्ज्वल, बड़ा ही उज्ज्वल, उज्ज्वल कांति वाला, उज्ज्वल पराक्रम वाला, उज्ज्वल कीर्ति वाला वह राजा हुआ। अब इनमें से एक पद बचा है, सित छत्रित कीर्ति मंडल। सित बोलते हैं श्वेत को, छत्र बोलते हैं छाता को। तो श्वेत छत्र का मतलब जैसे चक्रवर्ती राजाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा छत्र जो रहता है, तो सित छत्रित उसका श्वेत छत्र था। किंतु यहाँ कवि ने अलंकारिक रूप से, रूपक के माध्यम से कहा कि उस राजा की कीर्ति ही इतनी फैली हुई थी कि उस कीर्ति का फैलाव, उसका पूरा मंडल ही उस राजा के लिए श्वेत छत्र, जैसे राजाओं का श्वेत बहुत ही शुभ्र वर्ण वाला कोई राज छत्र होता है, वह कीर्ति मंडल ही उस राजा नल के लिए राज छत्र का कार्य करता था, राज छत्र बना हुआ था। अब हम इसमें थोड़ा सा इसका अलंकारिक सौंदर्य की दृष्टि से वर्णन करते हैं। कीर्ति को कवि संप्रदाय में श्वेत वर्ण माना गया है, शुभ्रता, जो भी बिल्कुल बेदाग, जो ही निर्बल, जो भी बिल्कुल स्वच्छ होगा। तो यश अथवा कीर्ति का जो वर्ण माना गया है, सितच्छत्रित कीर्ति मंडल, उस राजा की कीर्ति इतनी फैली हुई थी, चारों तरफ फैली हुई। उस विस्तृत कीर्ति में ऐसा लगता था श्वेत छत्र, सित छत्र, श्वेत छत्र उसका वह कीर्ति ही बनी हुई थी। तो ऐसी कीर्ति रूपी श्वेत राजछत्र वाला वह राजा नल हुआ। और आदर की दृष्टि से हम बोले तो हिंदी में हुए, किंतु एक वचन में प्रयोग इसमें हुआ है। अर्थ की दृष्टि से जब हम पूरी एक ग्रिप बना लेते हैं, अर्थ हमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, तो संस्कृत में प्रवेश करने के बाद कोई शब्द हमें परेशान नहीं करेंगे। इससे पहले कि हम संस्कृत को, मैं प्राय कहता हूं संस्कृत शावर मेथड, हम संस्कृत के उस पूरे प्रवाह में बहें, सबसे पहले इसके एक एक शब्द को पहले दिमाग में रखें कि क्या ये हमारे दिलो दिमाग में इसका अर्थ बन चुका है। चेक करते चले अपने आप को। यस्य क्षितिरक्षिणः कथानिपीय, जिस राजा की कथाओं को अथवा कथा को पीकर, उसका रसपान करके, बुधाः सुधाम अपि तथा न आद्रियन्ते, विद्वान लोग, देवतुल्य लोग, बड़े बड़े आचार्य, समझदार विद्वान लोग अमृत का भी उतना आदर नहीं करते हैं। यहाँ अमृत का अपमान या तिरस्कार करने का अभिप्राय नहीं है। इसका अभिप्राय है कि राजा नल की कथा उस अमृत से भी बढ़कर आस्वाद देने वाली है, रुचि बढ़ाने वाली है। ऐसे वह राजा नल, ऐसे वे राजा नल बहुत ही उज्ज्वल कांति वाले और बहुत ही तेजस्वी, महसाम राशि, राशि शब्द महस के साथ जब जुड़ेगा तो तेजस्वी इसका अर्थ हो जाएगा। ओजस्वी, बड़े ही तेज से भरपूर, तेज से परिपूर्ण, और जिनकी कीर्ति ही श्वेत राजछत्र का कार्य किया करती थी, ऐसे महाराज नल महसाम राशि, बड़े तेजस्वी राजा हुए। इतः पूर्वं यस्य इदानीं संस्कृतस्य व्याख्याकरणेपि किमपि लेशमात्रमपि कष्टं न भविष्यति इति एकवारं तथापि अनुभवं कुर्वन्तु सर्वे विद्यार्थिनः। क्षितिरक्षिणः यस्य वर्ण्यमानस्य, यस्य वर्णनमिदानीं प्रारभते, प्रतिपाद्यते, तस्य क्षितिरक्षिणः राज्ञः, राज्ञः नाम नृपतेः, नृपते नाम नृपस्य, नृपस्य नाम महीपतेः। पर्यायवाचिनः एते पर्याप्ताः, परन्तु अस्यापि शब्दस्य किमपि विश्लेषणं कुर्वन्तु। क्षितिः, क्षिति नाम पृथ्वी। क्षितिं रक्षितुं शीलं यस्य स क्षितिरक्षी, रक्षां करोति इति रक्षी। उपपद समासः वर्तते। क्षितिं रक्षति इति तत्शीलः णिनि प्रत्ययः भवति। व्याकरणस्य अंशाः इदानीं शनैः शनैः प्रवेक्ष्यन्ति। अत्र क्षितिरक्षी, यथा स्वयं पठति इति स्वयं पाठी, तथैव क्षितिं रक्षति इति क्षितिरक्षी।
शब्दः कथं प्रवर्तते? रक्षी रक्षिणौ रक्षिणः, रक्षिणं रक्षिणौ रक्षिणः, षष्ठी एकवचने पुनः रक्षिणः। यस्य क्षितिरक्षिणः, यस्य क्षितिपालकस्य, यस्य महीपतेः, यस्य नृपस्य कथाः, कथानां तस्य जीवनचरितं, जीवनचरितं तस्य आचरणगाथाः, तस्य जीवनगाथाः, तस्य कथानकानि निपीय निपीय ध्यानपूर्वकं रुचिपूर्वकं च श्रुत्वा प्रीतिपूर्वकं श्रुत्वा बुधाः विद्वांसः प्रबुद्धजनाः अथवा देवतुल्या पुण्यशालिनः ये जनाः अथवा देवाः अपि देवाः सुधां, सुधां नाम अमृतम्, अमृतं नाम किं? पीयूषं, पीयूषम् अपि न तथा आद्रियन्ते तद्वत् यथा अमृतस्य आदरः, यथा कथायाः आदरं कुर्वन्ति तथा अमृतस्य आदरं न कुर्वन्ति। आद्रियन्ते आङ् उपसर्गपूर्वक द्विधातु वर्तते, आद्रियते, आद्रियेते, आद्रियन्ते। कर्तृपदम् अत्र वाक्यांशे, संपूर्ण श्लोकस्य न, अस्मिन् वाक्यांशे कर्तृपदं किं? बुधाः। किं न कुर्वन्ति? न आद्रियन्ते। किं न आद्रियन्ते? सुधाम् अपि न आद्रियन्ते। किं कृत्वा? किं विधाय? निपीय। किं निपीय? कथाः। कस्य कथा? यस्य क्षितिरक्षिणः, क्षितिरक्षिणः वर्ण्यमानस्य नलस्य। कथाः रसास्वादनं, कथा रसास्वादनं कृत्वा सुधाम् अपि न तथाद्रियन्ते। स राजा नलः महसां राशि, महसामिति तेजसां राशि, महातेजस्वी, महा उज्ज्वलः, महान् कान्ति, महाकान्तिमान्, सितच्छत्रित कीर्तिमण्डलः, सितच्छत्रितं कीर्तिमण्डलं यस्य स बहुव्रीहि समासः वर्तते, अर्थात यस्य तावद् यशः प्रसृतमासीत्, तावती कीर्तिः प्रसृता आसीत्, सा कीर्तिरेव तद् कीर्तिमण्डलमेव तस्य कृते राजछत्रमिव प्रतीयते स्म। तादृशः महापुण्यशाली, महातेजस्वी, महान् उज्ज्वलः राजा नलः आसीत्। पूर्वं हिंदी माध्यमेन अर्थावगति, अर्थ अवबोध, अर्थस्य अवबोधः कृत एव। इदानीं तम् अर्थावबोधम् आदाय यदि संस्कृत प्रवाहः आश्रीयते तदनन्तरमपि निश्चितरूपेण वक्तुं शक्यते विद्यार्थिनां कष्टं न भविष्यति अवबोधने। अस्माकं पठनस्य शैली, अस्माकं पाठनस्य शैली प्रतिदिनम् एवमेव भविष्यति। ये विद्यार्थिनः कक्षायाम् अस्याम् उपस्थिताः, जो विद्यार्थी इस कक्षा में अभी लाइव देख रहे हैं या आगे जो देखेंगे, वे इस टेक्स्ट को, जो इसका पूरा भाग है, लिखित रूप में, चित्र रूप में, पेज उसका सामने पहले वाली पोस्ट में हमने डाल दिया है। और इसका व्याख्यान जो चर्चा हमारी चल रही है एक वर्चुअल क्लास में, इस आभासीय कक्षा में, तो विद्यार्थी पूरे ध्यान से सुनेंगे तो कोई कारण ऐसा बचता नहीं है कि उसमें उनको पद्य का अर्थ और जो हमारा जो व्याख्यान कक्षा में चल रहा है उसका समझ में ना आवे, ऐसा संभव नहीं है। उसके बावजूद विद्यार्थी अपना कमेंट करने का अभिप्राय केवल यही नहीं है कि बहुत अच्छा या ऐसा, उसमें जो समझ में नहीं आ रहा है उसको विद्यार्थी नीचे अपना बिल्कुल शॉर्टकट में लिखते चलें। उसको फिर लिखित रूप में या व्याख्यान रूप जैसा होगा अगले दिन की कक्षा में पूर्व दिन वाले उन प्रश्नों का या उनकी जिज्ञासाओं का जो संशय होगा उसका खुलासा किया जाएगा। हम इस पद्य को अभी थोड़ा सा अब और दृष्टि इसमें जोड़ते हैं। सबसे पहले पद्य का उच्चारण हुआ, पदच्छेद, अन्वय, अन्वय के बाद फिर ये हिंदी का अर्थ। हिंदी का अर्थ है कि हमें सबसे पहले उस वस्तु तत्व का, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, मातृभाषा हो किसी भी भाषा में, सबसे पहले हमारे दिलो दिमाग में उसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से छप जाना अत्यंत ही आवश्यक होता है। यदि उस अर्थ का बोध हमारे अंदर नहीं है, उसके बाद हम व्याख्या शुरू करेंगे तो वो व्याख्या में समझने में भी कष्ट होगा
और शब्दों को हमें ऐसा महसूस होगा कि जैसे जबरदस्ती हमारे सिर के ऊपर आ गए। तादृशी व्यवस्था न स्यात्, कई प्रकार होंगे पढ़ाने के, विद्यार्थियों की जैसे अपेक्षा होगी हम उस अपेक्षा से भी चलेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है विद्यार्थियों के दिलो दिमाग तक इस पूरे पाठ्यांश को, उनके इस विद्या को, उनके इस अध्ययन परिपाटी को वहाँ तक स्थापित करना है, वहाँ तक पहुँचाना है। अर्थ करने के बाद अब अर्थ बिल्कुल टिप्स पे आ चुका होगा। जिस राजा की कथा को बड़े आनंद पूर्वक सुनने के बाद विद्वान अथवा देवता या बड़े समझदार जो लोग हैं वो अमृत का भी उतना आदर नहीं करते हैं, सीधा सीधा सा अभिप्राय हुआ कि राजा नल की कथा अमृत से भी अधिक रसास्वादन देती है। ऐसे राजा जिनकी कीर्ति ही इतनी फैल चुकी थी, उनके राजछत्र जैसी वो दिखाई देती थी, ऐसा प्रतीत होती थी, ऐसी प्रतीत होती थी, ऐसे बहुत ही तेजमयी राशि यानी कि बहुत ही तेजस्वी, बड़े ही उज्ज्वल स्वरूप वाले राजा नल हुए आसीत्। अब हम थोड़ा सा इसका आलंकारिक सौंदर्यमपि एकवारं निभालयन्तु। अत्र व्यतिरेक अलंकारः वर्तते। अब फिर से दोनों भाषाओं का, भाषाएं में हो सकता है बाकी अन्य भाषाओं के भी शब्द समझाने के समय भाषाओं के बंधन से मैं मुक्त रहूंगा। जैसे ही वो शब्द समझ में आ जाएंगे तो अंतिम प्रमुख प्रधान लक्ष्य संस्कृत के माध्यम से विद्यार्थियों के मस्तिष्क में, मन में पूरा का पूरा पाठ्य स्थापित करना। व्यतिरेक अलंकार होता है जब हम उपमेय को उपमान से भी बढ़ चढ़कर दिखा देते हैं। मेरे इस शब्दावली के तुरंत बाद विद्यार्थी, हो सकता है पूर्व की कक्षाओं में अलंकारों का अध्ययन किया है, किंतु तुरंत विद्या उपस्थित हो जानी चाहिए। मैं पढ़ चुके हैं विद्यार्थी, उसको और पक्का परिमार्जन कर लें। जो नए सुन रहे हैं या इस चीज़ से पहली बार परिचित हो रहे हैं इस प्रकार की चर्चा से, वो भी इसको दिलो दिमाग में स्थान देते चलें। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। उपमा अलंकार है। उपमान जिस पदार्थ से किसी चीज़ की उपमा की जाती है, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण लेते हैं कि जैसे मुख चांद जैसा है, मुखम चंद्र इव। मुख उपमेय है क्योंकि उसकी उपमा की जा रही है। चंद्र उपमान है क्योंकि चंद्रमा से उसकी उपमा तुलना की जा रही है। चंद्र हुआ उपमान, मुख हो गया उपमेय। दोनों को आपस में जैसे शब्द से, क्योंकि तुलना की जा रही है तो उस तुलना को बतलाने वाला कोई शब्द भी होना चाहिए। जैसे हिंदी में हम प्रयोग करते हैं मुख चांद जैसा, तो जो जैसा शब्द है वह उपमा वाचक शब्द हो गया। तीसरा, ये तीन तत्व हुए उपमा के। चार तत्व, चार मूल स्तंभ होते हैं जिन पर उपमा टिकती है, उपमा पनपती है, अपना खूबसूरती, अपना सौंदर्य दिखाती है। उपमान, उपमेय। और शब्दों में कहें तो उपमेय, उपमान, उन दोनों में समानता, सादृश्य दिखाने वाला कोई शब्द भी होगा, वाचक शब्द या उपमावाचक शब्द। और चौथा तत्व प्रधान होता है जो इन सब का बेस बनता है, क्योंकि बिना कारण के कोई नहीं कहेगा कि मुख चांद जैसा। किसी के साथ तुलना कर रहे हैं तो दोनों में कोई चीज़ बराबरी की होनी चाहिए, तो वो बराबर होने का भाव, बराबर होने वाला जो शब्द है वाचक शब्द होगा, वो तो वाचक हो गया। अब उसमें कोई ना कोई बराबर चीज़ उधर भी है, चांद में भी है और मुख में भी है, तो वो समानता दिखाने वाला जो तत्व होगा वह होता है उसका साधारण धर्म। साधारण धर्म का मतलब, यहाँ साधारण का मतलब ऑर्डिनरी या सादा नहीं है, साधारण का मतलब होता है कॉमन। कॉमन मीन्स जो इधर भी है और इधर भी है। तो चारों तत्वों में देखें कि अब हम चर्चा कर रहे थे व्यतिरेक की, प्रसंगवश आया कि व्यतिरेक में तो तभी समझेंगे जब उपमा उपमान को समझते हैं।
तो जिस अलंकार में उपमान को उपमेय से नीचे, अथवा दूसरे शब्दों में कहें उपमेय को उपमान से बढ़कर दिखा दिया जाता है, जैसे यहाँ पर राजा नल की कथा अमृत के तुल्य है, ऐसा कहना चाहिए था। कवि ने उसमें एक और अलंकार की खूबसूरती, अलंकार का सौंदर्य भर दिया कि राजा नल की जो कथा है अमृत के तुल्य नहीं, अपितु अमृत से भी बढ़कर थी। तो अमृत से बढ़कर जो वर्णन किया गया ये व्यतिरेक अलंकार है। तो इसी बहाने इस श्लोक के माध्यम से ही जो अलंकार बीच में एक बार आ जाएंगे तो अगले आने वाले आगामीषु श्लोकेषु तस्य तस्य अलंकारस्य पुनः पुनः अवबोधनस्य अपेक्षा न भविष्यति, अहम तथा आशां करोमि तथा संभावयामि। मैं उसी प्रकार की एक उम्मीद करता हूँ कि आगे इसमें एक अलंकार, पुराना सारा मटेरियल उसमें जो सामग्री पढ़ चुके हैं तब भी नहीं पढ़े हैं तो अन्यथा विद्यार्थी अपने कमेंट बॉक्स में वहाँ लिखते जाएं कि ये शब्द समझ में नहीं आया, ये अर्थ है, इसमें अलंकार कैसे होगा। तो विद्यार्थी निर्बाध रूप से अपना प्रश्न उसमें पूछते जाएं। समझ में आना जरूरी है, पढ़ी हुई विद्या को पूरा अधिकार में करना जरूरी है। निबीयस्य क्षितिरक्षिणः कथास्तथा द्रियन्ते न बुधाः सुधामपि। पूर्व वाले में सुधाम अपि बुधा न तथा द्रियन्ते, उस अमृत का भी आदर नहीं करते हैं, तो इतने पोर्शन में, इतने अंश में अलंकार हो गया है व्यतिरेक। अपने उस पूर्व परंपरा को विद्यार्थी थोड़ा नए पद में ढालें कि कभी 4-5 श्लोकों में या एक श्लोक में एक अलंकार भी खींच तान के निकलता था तो लगता था बढ़िया हो गया। तो एक शब्द में भी अगर अलंकार होगा तो उसकी ओर पूरा ध्यान रख के चलें और उस ध्यान को ध्यान तक सीमित ना रहने दें, उसको रस रूप में कि कितना अच्छा लगता है। कवि जब वर्णन करते हैं अलंकारिक सौंदर्य जो है सबको बहुत मन भावन होता है। दूसरा अलंकार देखें। सबसे पहले कीर्ति का मंडल कवि की कल्पना है। कीर्ति एक ऐसा एक भाव है, एक प्रसृत तत्व है जो कभी किसी ने देखा नहीं, किंतु कवि ने पहले तो कीर्ति का मंडल बनाया, कवि की कल्पना। फिर उस कीर्ति मंडल के ऊपर एक रूपक अलंकार का भी रूपक भी उसमें समाविष्ट कर दिया कि जैसे श्वेत छत्र होता है, राजाओं का राजछत्र जो है श्वेत शुभ्र वर्ण वाला, वह शुभ्र वर्ण वाला राजछत्र उसका कीर्ति मंडल ही था। अर्थात उस राजा की कीर्ति इतनी प्रसृत हो चुकी थी, इतनी फैल चुकी थी कि वो फैली हुई कीर्ति ही उसका बहुत ही विशाल एक राजछत्र शुभ्र वर्ण वाला लगा करता था। तो राजछत्र कीर्ति ही है। तो यहाँ रूपक अलंकार आ गया, कीर्ति रूपी राजछत्र उस राजा के पास था, उस राजा का राजछत्र उसकी कीर्ति ही थी। तो ये रूपक अलंकार हुआ। अलंकारों के बारे में बारीकी में अभी और भी, किंतु अभी इतना पर्याप्त है। हम उन्हीं 2 पंक्तियों के पीछे पड़े हैं, किंतु महसूस करें, अनुभव करें कि किस प्रकार से शब्द से अर्थ तक, फिर भाव तक, अभी हम अलंकार तक पहुंच गए हैं। भाव भी उसमें बड़ा खूबसूरत, बहुत सुंदर सा निकल आया है। निपीयस्य क्षितिरक्षिणः कथास्तथा द्रियन्ते न बुधाः सुधामपि। नलस्य तच्छत्रितकीर्तिमण्डलः सराशिरासीन्महसां महोज्ज्वलः। ये हम इस श्लोक को अभी सामान्य यहाँ पर संपन्नता की ओर ले जाते हैं। और उससे पहले इसमें छंद है वंशस्थ। वंशस्थ नामक इसमें छंद का प्रयोग कवि ने किया। विस्तृत चर्चा हम कल भी करेंगे। कुछ अन्य भी माध्यम हमको जितने भी, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से या PDF के माध्यम से लिखित सामग्री भी बच्चों को साथ के साथ में भिजवाई जाती रहेगी। केवल यही नहीं, पूरे साहित्य विभाग की, या साहित्य विभाग भी क्यों हम सीमित रहें, पूरे परिसर में जो कक्षाएं लग रही हैं विद्यार्थी अपने अपने ढंग से पढ़ेंगे। और साहित्य के विद्यार्थी जैसे साहित्याचार्य वाले इस विभाग से जुड़े हैं तो सभी कक्षाएं इसी तरह से
लिखित में, व्याख्यान रूप में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, अन्य भी जितनी हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए जितनी सामग्री विद्यार्थियों तक उपलब्ध करवाएंगे, विद्यार्थी इसमें जुड़े बड़ी रुचि से। इन आभासीय कक्षाओं में भी जितना फ़ायदा, जितना लाभ उठाया जा सकता है, बल्कि इसमें तो और सीमाओं का बंधन भी दूर हो गया है। विद्यार्थी किसी भी समय मिलने पर उनका प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, किंतु विद्यार्थी अपने उनके लिए वह सामग्री हमेशा के लिए इसमें स्थायी रहेगी। जब भी चाहें उस क्लास को रिपीट करके उसको कभी भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, मटेरियल उनके पास उपलब्ध रहेगा। और अपेक्षा की जाती है कि जो विद्यार्थी अभी इसमें देख रहे हैं वे भी इससे जुड़ें, अपना कमेंट भी देते चलें, ताकि विद्यार्थियों की हमें भी पता रहे कि विद्यार्थी इसमें जुड़ रहे हैं। और बाद में भी जो इसको देखते हैं तो अपना कमेंट, उसमें अपनी जिज्ञासा, एक लक्ष्य प्रधान, समय के एक एक कण का सदुपयोग करना है, अपनी ऊर्जा के एक एक कण का उपयोग करना है। समझाने की ओर से ये जो है पूरा प्रवाह, हमारे सभी जो प्राध्यापक, जो गुरुजन इसमें हम जुड़ेंगे विद्यार्थियों के साथ, तो पूरे मनोयोग से, पूरे ध्यान से सबको इसमें सुनना है। और बाकी रही भाषा, भाषा के भय को अपने मन से पूरी तरह से निकाल दो। विषय वस्तु जब हम समझ जाते हैं तो भाषा उसके पीछे भागती हुई आती है। इस पूरे विश्वास को पूरा मन में बांध कर रखते हैं विद्यार्थी। तो हमारा ये अभी जो चर्चा चल रही थी वंशस्थ छंद की बात थी। बातें खूब सारी हैं, एक श्लोक के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, जो गद्यांश या शास्त्रीय पक्ष जितने प्रवृत्त होंगे, जितने चलेंगे, चर्चाएं ये सब होती रहेंगी। आज का शुभारंभ 2 पद्यों की सामग्री दी थी, किंतु हम एक इस पाद्य तक इसको सीमित करेंगे अभी। तो वंशस्थ छंद है, 12 वर्ण इसमें होते हैं। गुरु लघु की विस्तृत चर्चा हम कल इसमें करेंगे। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थम उदीरितं जरौ, ज जगण, त तगण, वंशस्थम उदीरितम, उदीरितम नाम कथितम, उक्तम, आचार्य ही, छंद शास्त्र के आचार्यों ने वंशस्थ छंद बतलाया है, जिसमें ज त यानी कि जगण और तगण, और ज र जगण और रगण, इन जगण तगण जगण रगण को एक साथ रखें। जगण तगण जगण रगण, जगण की व्यवस्था य माता राजभान सलगा। जो विद्यार्थी परिचित हैं, ये विद्यार्थिनः परिचिताः सन्ति। बातचीत की शैली में मैं दोनों भाषाओं को, हालांकि इसमें वो डबल समय और डबल जो भी परिश्रम होगा वो सब विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। गण व्यवस्था के बारे में ये विद्यार्थी न जानन्ति, जो जानते हैं वो भी इसमें प्रवृत्त हों, जो नहीं जानते तो यह माता राज भान सलगा ये सूत्र है। इसकी विस्तृत सामग्री कक्षा के समय के पश्चात भी, शाम को भी समय मिलेगा तो हम इसमें पोस्ट करते रहेंगे। उनको संजोकर विद्यार्थी अपने पास अलग से पेन ड्राइव या मोबाइल या कंप्यूटर जो भी उनके पास उपलब्ध है, यान्यपि साधनानि संसाधनानि उपलब्धानि विद्यार्थिनां पार्श्वे सन्ति, तत्र तत्र ये सर्वामपि सामग्रीं सर्वाणि व्याख्यानानि सम्यक सुरक्षितानि कृत्वा स्थापयिष्यन्ति। उनको अच्छी तरह से संजो कर रखें सभी विद्यार्थी। तो वंशस्थ 12 वर्णों का छंद है, नाम है वंशस्थ। 12 इसमें वर्ण होते हैं, वर्णों की व्यवस्था है जगण तगण जगण रगण, जगण ज भान लघु गुरु लघु, तगण ता राज गुरु गुरु लघु, फिर जगण ज भान लघु गुरु लघु, रगण राज भा गुरु लघु और गुरु। आज अल्पारंभः क्षेमकरः, और इसके इतने वचनों से हम इस एक ही श्लोक को, सामग्री 2 श्लोकों की आज डाली थी, किंतु हम प्रारब्धेन अनेन मंगल श्लोकेन यस्य क्षितिरक्षिणः कथाः निपीय यथा पूर्वमुच्चारितं तथैव संपन्नतायामपि एकवारणमुच्चारणं क्रियते। विद्यार्थिनः स्वमनसि तस्य सम्यग् वाचनं कुर्वन्तु, तेन वाचनेन सह मद्द्वारा उच्चारितस्य पद्यस्य सम्यग् तुलनामपि कुर्वन्तु, तदानीं
यत्रापि उच्चारणदृष्ट्या वा शब्ददृष्ट्या अर्थदृष्ट्या भावदृष्ट्या अलङ्कारदृष्ट्या अथवा यया कयापि दृष्ट्या यापि जिज्ञासा वर्तते तत्र विद्यार्थिनः निर्बाधरूपेण निसङ्कोचरूपेण स्वतन्त्ररूपेण स्वकीयप्रश्नान् उपस्थापयन्तु। एतावता तर्हि इदं परिसमाप्यते। अद्य मङ्गलश्लोकस्य प्रारम्भः विद्यार्थिनः सर्वेपि अतीव महता उत्साहेन प्रसन्नतापूर्वकं स्वकीय नवीन शैक्षणिकसत्रे प्रवृत्ताः भवन्तु इति सर्वेषां कृते स्निग्धाशिषः वितरन् विरमामि। शुभमस्तु समेभ्यः।